नमस्कार। मेरे 28वें वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट 29 सितंबर 2022 को आया है, उसकी तीसरी कड़ी में आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं। मैंने आप सबसे वादा किया था कि उस जजमेंट पर मैं एक से अधिक वीडियो लेकर आप सबके सामने हाजिर होऊंगा। यह उस सीरीज़ की तीसरी कड़ी है। हमने पहली कड़ी में बात की थी कि जो एमटीपी एक्ट है 1971 और जिसे 2021 में अमेंड किया गया, वह जो अबॉर्शन के राइट्स हैं उनके बारे में क्या कहता है। और दूसरे वीडियो में हमने बात की थी कि जो कोर्ट है उसने अनमैरिड वीमेन के अबॉर्शन राइट्स के बारे में क्या कहा है, क्योंकि जो मूल एमटीपी एक्ट है उसमें अनमैरिड महिलाओं का जिक्र नहीं है। आज के वीडियो में हम ये बात करने जा रहे हैं कि जो कोर्ट है उसने विवाहित महिलाओं के अबॉर्शन राइट्स के बारे में क्या कहा है और इससे पहले जो एमटीपी एक्ट है उसमें क्या कहा गया था। तो इस डिसीजन के बाद विवाहित महिलाओं के अबॉर्शन राइट्स पर क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है, ये हम आज के वीडियो में समझने की जो है वो कोशिश करेंगे। जो एमटीपी एक्ट है उसमें कहा गया है कि चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस ड्यूरिंग द ऑनगोइंग प्रेगनेंसी, ये वो एक कैटेगरी है विवाहित महिलाओं की जिनको एमटीपी एक्ट में अबॉर्शन का अधिकार प्राप्त था। और वो जो चेंज ऑफ मैरिटल स्टेटस क्या है, वो था कि विडोहुड एंड डाइवोर्स। अगर वो विधवा हो जाती हैं या उनका डाइवोर्स हो जाता है तो इन दो स्थितियों में माना जाएगा कि उनका जो मैरिटल स्टेटस है वो बदल गया है। और अगर वो इस दौरान प्रेगनेंसी से गुजर रही हैं तो उन्हें अपना गर्भपात कराने का अधिकार है। ये मूल जो रूल था और जो एक्ट था उसमें ये बात थी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस जजमेंट से, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट 29 सितंबर को आया है, उस जजमेंट से विवाहित महिलाओं की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है और उनके अधिकारों पर क्या फ़र्क पड़ने जा रहा है जहाँ तक अबॉर्शन राइट्स का सवाल है। पहली बात तो ये है कि कोर्ट ने ये माना है कि जो विवाहित महिला हैं वे भी रेप की सर्वाइवर्स होती हैं, क्योंकि जो एमटीपी एक्ट है उसमें जो एक कैटेगरी है वीमेन की जिन्हें अबॉर्शन का हक हासिल पहले भी था, वो थी रेप सर्वाइवर्स का। अगर किसी लड़की के साथ, किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है और उस बलात्कार के परिणाम स्वरूप उसको गर्भ ठहर जाता है तो उसे जो है यह अधिकार हासिल था कि वह उस गर्भ का पात करा सकती है। लेकिन कोर्ट ने ये कहा है कि जो विवाहित महिलाएं हैं वे भी रेप की सर्वाइवर्स हो सकती हैं और होती हैं। मैं जो जजमेंट है उसके पैरा 71 को पढ़कर आपके सामने रख रहा हूँ। कोर्ट: Married women may also form part of the class of survivors of sexual assault or rape. The ordinary meaning of the word rape is sexual intercourse with a person without their consent or against their will, regardless of whether such forced intercourse occurs in the context of matrimony. A woman may become pregnant as a result of non-consensual sexual intercourse performed upon her by her husband. We would be remiss in not recognize that intimate partner violence is a reality and can take the form of rape. तो इस बात में कोर्ट ने साफ किया है कि जो विवाहित महिलाएं हैं वे भी रेप की सर्वाइवर्स हो सकती हैं और जो उनका पार्टनर है उनके साथ फोर्स इंटरकोर्स कर सकता है, जिसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो सकती हैं और जिस प्रेगनेंसी को वो अनवांटेड मान सकती हैं। हम चाहे कितना भी झुटलाएं
लेकिन यह एक सामाजिक सच्चाई है। कोर्ट कह रहा है कि इस तरह की जो ज़बरदस्ती है वो रेप का रूप ले सकती है। कोर्ट आगे बता रहा है कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि जो रेप है वो घर के बाहर वाले ही करते हैं, यानी परिवार के अंदर और ख़ास तौर पर मैरिज इंस्टीट्यूशन में और ख़ास तौर पर जो हस्बैंड के द्वारा है वो रेप नहीं होता। ये एक मिसकंसेप्शन है। इसी पैरा यानी पैरा 71 में कोर्ट आगे कह रहा है, द मिसकंसेप्शन दैट स्ट्रेंजर्स आर एक्सक्लूसिवली और ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स एंड जेंडर बेस्ड वायलेंस इज ए डीपली regrettable one. Sex and gender-based violence in all its form within the context of the family has long formed a part of the lived experiences of scores of women. हज़ारों हज़ार औरतें हैं जो कि परिवार के अंदर अपने पार्टनर के द्वारा सभी तरह के जो सेक्सुअल वायलेंस हैं उनको झेल रही हैं। कोर्ट का ऐसा मानना है। तो एक तो तर्क ये है कि क्या विवाहित महिलाओं को जो कानून के अंदर रेप सर्वाइवर्स की एक कैटेगरी बनाई गई है उसमें शामिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट का मानना है कि विवाहित महिलाओं को भी रेप सर्वाइवर्स की कोटि में शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके साथ उनके पार्टनर के द्वारा फोर्स्ड रेप होता है। आगे जो है कोर्ट अपने पैरा 73 में लिख रहे हैं। वो क्या लिख रहा है? इट इज़ नॉट इनकंसीवेबल दैट मैरिड वीमेन बिकम प्रेग्नेंट एज ए रिजल्ट ऑफ देयर हस्बैंड्स हैविंग रेप्ड देम। यहाँ पर साफ कह दिया गया है कि ये कोई अचंभे की बात नहीं है, अकल्पनीय बात नहीं है कि जो विवाहित महिलाएं हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं एज ए रिज़ल्ट ऑफ जो है कि उनके हस्बैंड्स ने उनके साथ रेप किया है। आगे की लाइन में कोर्ट और एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शादी हो जाने से या शादी के इंस्टीट्यूशन की वजह से जो सेक्सुअल वायलेंस का जो मीनिंग है और प्रभाव है और उसकी जो प्रकृति है वो बदल नहीं जाती। कोर्ट कह रहा है, द नेचर ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एंड द कॉन्टूर्स ऑफ कॉन्सेंट डोंट अंडरगो ए ट्रांसफॉर्मेशन व्हेन वन डिसाइड्स टू मैरी। अगर किसी ने शादी करना तय कर लिया है और उसने शादी कर ली है तो इससे जो सेक्सुअल वायलेंस का नेचर है वो बदल नहीं जाता। अगर वहाँ हो रहा है तो उसे सेक्सुअल वायलेंस के तौर पे ही रेखांकित करने की ज़रूरत है। आगे कोर्ट कह रहा है कि द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज डज नॉट इन्फ्लुएंस द आंसर टू द क्वेश्चन ऑफ वेदर ए वीमेन हैज़ कंसेंटेड टू सेक्सुअल रिलेशंस। शादी के इंस्टीट्यूशन से इस बात पर कोई असर नहीं पड़ता कि किसी महिला ने सेक्सुअल रिलेशंस के लिए अपनी सहमति दी है या नहीं दी है। यानी कि अगर सहमति की ज़रूरत शादी के इंस्टीट्यूशन के बाहर है तो वो शादी के इंस्टीट्यूशन के अंदर भी है। शादी इंस्टीट्यूशन की वजह से कंसेंट की जो स्थिति है वह उसका प्रभाव कम नहीं हो जाता। कोर्ट आगे लिखता है, इफ़ द वीमेन इज़ इन एन अब्यूजिव रिलेशनशिप शी मे फेस ग्रेट डिफ़िकल्टी इन एक्सेसिंग मेडिकल रिसोर्सेज एंड कंसल्टिंग डॉक्टर्स। अगर वो परिवार के अंदर है और उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, हस्बैंड के द्वारा रेप हुआ है, तो उसके साथ तो और दिक्कत है कि वो वहाँ से जो मेडिकल फैसिलिटी तक पहुँच नहीं पाएगी, डॉक्टर्स को कंसल्ट नहीं कर पाएगी। तो इसलिए उसे तो ये अधिकार कानूनी तौर पर और भी दिए जाने की ज़रूरत है। कोर्ट आगे लिखता है पैरा 75 में, वो ये कह रहा है कि नॉट विद स्टैंडिंग एक्सेप्शंस टू सेक्शन 375 ऑफ द IPC, द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स सेक्सुअल असॉल्ट और रेप
In Rule 3BA includes a husband's act of sexual assault or rape committed on his wife. जो रेप का कानून है उसमें जो हस्बैंड है उसको एक्सेप्शन मिली हुई है। उसके हिसाब से पति के द्वारा किया जाने वाला जो फोर्स्ड सेक्स है उसे रेप की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट ये कह रहा है, इसका पैरा 75 कह रहा है कि अबॉर्शन के मामले में और जो अबॉर्शन जो एमटीपी एक्ट का रूल 3BA है उसके हिसाब से अगर हस्बैंड जो है कोई सेक्सुअल असॉल्ट करता है, कोई फोर्स्ड इंटरकोर्स करता है पत्नी के साथ, तो अबॉर्शन के मामले में उसे जो है रेप माना जाएगा। द मीनिंग ऑफ रेप मस्ट देयरफॉर बी अंडरस्टूड एज इंक्लूडिंग मैरिटल रेप solely for the purpose of MTP Act and any rules and regulations framed thereunder. Any other interpretation would have the effect of compelling a woman to give birth to and raise a child with a partner who inflicts mental and physical harm upon her. वो कह रहे हैं कि अगर हम सेक्सुअल असॉल्ट की, इसके अलावा पति के द्वारा किए जाने वाली सेक्सुअल असॉल्ट की, इसके अलावा कोई अन्य व्याख्या करते हैं तो इसका मतलब है कि हम ये कह रहे हैं कि उस महिला को जो अपने पति के द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट की और रेप की शिकार है, विक्टिम है, सर्वाइवर है, वो जो है उस बच्चे को जन्म दे जिसे वो जन्म नहीं देना चाहती है और इससे उसकी मेंटल और फिज़िकल जो हेल्थ है उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। कोर्ट ने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के एक अन्य फैसले का हवाला दे करके लिखा है और उस फैसले को कोट किया है। देयर इज़ नो डाउट दैट a woman's right to make reproductive choices is also a dimension of personal liberty as understood under Article 21 of the Constitution of India. कि किसी महिला को जन्म देना है बच्चा या नहीं देना है, या सेक्सुअल रिलेशन बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, ये उसकी पर्सनल लिबर्टी के अंतर्गत आता है और यह भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में उसको ये लिबर्टी हासिल है। It is important to recognize that reproductive choices can be exercised to procreate as well as to abstain from procreating. वो बच्चे को जन्म दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती है। The crucial consideration is that a woman's right to privacy, dignity and bodily integrity should be respected. This means that there should be no restriction whatsoever on the exercise of reproductive choices such as a woman's right to refuse participation in sexual activity or alternatively the insistence on use of contraceptive methods. Furthermore, women are also free to choose birth control methods such as undergoing sterilization procedures. कोर्ट ये कह रहा है कि जो एक महिला है उसको अपनी जो सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे या न करे इसका भी अधिकार है और इसके विकल्प के तौर पर वो अपने पार्टनर से जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स है, गर्भ निरोध के तरीके हैं, उनका इस्तेमाल करने के लिए दबाव डाल सकती है और उसके न मानने पर वह उस सेक्सुअल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर सकती है और ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो उसको आर्टिकल 21 के तहत मिला हुआ है। तो ये जो फैसला है, आपने देखा कि कैसे जो विवाहित महिलाएं हैं उनकी जो दो कैटेगरी थी, यानी उनके विधवा हो जाने पर या तलाकशुदा हो जाने पर उनको अबॉर्शन का अधिकार प्राप्त था, लेकिन ये अब सभी विवाहित महिलाओं तक इस अधिकार को पहुंचा दिया गया है इस फैसले के जरिए। और इन्होंने जो है, जो मैरिड वीमेन है, उसकी जो उसका जो एम्बिट है, उसकी जो परिभाषा है,
उसको व्यापक बना दिया है। अब जो आप तर्क भी समझ गए होंगे कि क्या तर्क उन्होंने दिया है। एक तर्क तो ये दिया है कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो भी रेप की सर्वाइवर होती हैं। दूसरा तर्क ये दिया है कि आर्टिकल 21 के तहत उनको जो पर्सनल लिबर्टी का राइट मिला हुआ है उसमें ये राइट भी है कि वह जो है बच्चे को जन्म दे या न दें। तो दो आधार हैं और उसके आधार पर उन्होंने जो है इस एक्ट को एक्सपेंड करने को और इसको रिफॉर्म करने के लिए कहा है। और जब तक सरकार उसको रिफॉर्म नहीं कर देती तब तक कोर्ट का ये डिसीजन जो है वो सभी पर बाइंडिंग होगा, इसके अनुसार जो है काम चलेंगे। अब इसको हम समझते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको विवाहित महिलाएं हैं उनको जो है क्या वजह रही होगी कि जो अबॉर्शन का अधिकार है वो नहीं मिल रहा था। एक तो ये था कि जो डेफिनेशन है और मीनिंग है उस पर किसकी मोनोपोली है, कौन तय करता है कि आप औरत को किस रूप में डिफ़ाइन करेंगे, मर्द को किस रूप में डिफ़ाइन करेंगे। जैसे कि हम इस बात से समझते हैं कि हमारे पास ऐसा प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है जिसमें जो पत्नी है उसे खेत की संज्ञा दी गई है, पति को किसान की संज्ञा दी गई है और उसके जो वीर्य है, सीमन है, उसको बीज की संज्ञा दी गई है। और ये कहा गया है कि जिसका खेत है जो है उसी की फसल है और उसमें वो कौन सी फसल उगाएगा नहीं उगाएगा ये किसान का हक है, खेत का नहीं है। तो आप देखेंगे कि ये जो मीनिंग है, ये जो सिंबलाइजेशन है, ये सिंबल्स की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें आप देखेंगे तो एक महिला को निर्जीव बना दिया गया है कि वो खेत है, निश्चेष्ट पड़ी रहने वाली, अनकॉन्शियस पड़ी रहने वाली, जिस पर एक किसान जो सजीव है वो आकर के हल चलाएगा। ये एक जो है चीज़ है जो अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग कई बार धर्मशास्त्रों में, नीति की जो किताबें हैं उनमें हमें ऐसा जो है कई जगह पढ़ने को देखने को मिलता है। अब एक सवाल और है कि विवाहित महिलाओं के संदर्भ में अबॉर्शन लॉ और रूल्स में इन परिवर्तनों से परिवार की मान्यता और परिवार के अंदर शक्ति के केंद्र पर क्या कोई सब्सटेंटिव और ऑब्जर्वेबल फ़र्क दिखाई देगा? क्या इससे कोई फ़र्क हमको दिखाई देगा परिवार के अंदर? और एक और सवाल जो मेरे जहन में इससे आ रहा है कि क्या ये नियम विवाह के लिए इच्छुक इंडिविजुअल्स का मनस कुछ अलग तरह से तैयार करेंगे, जिसमें कि हम जो है अपने जो पार्टनर्स हैं उनकी जो कॉन्सेंट है, उनकी जो डिग्निटी है, उसकी रेस्पेक्ट करते हुए अपने जो मैरिज इंस्टीट्यूशन है उसको चलाएं। ऐसी उम्मीद करनी चाहिए और ऐसी उम्मीद करनी चाहिए कि भारत सरकार इस तरह के कानूनों का अधिक से अधिक प्रचार करेगी, पाठ्यक्रमों के ज़रिए, अलग अलग कोर्सेज़ के ज़रिए ये बातें जो है लोगों तक पहुँचेगी, ऐसी हमें उम्मीद करनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक घंटी जैसी आकृति को दबाएं ताकि नया वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आप सभी का आभार।